चर्चा का आधार है द यूनिवर्सल लॉज, अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से लिए गए कुछ अंश। हमारा मकसद साफ है, भौतिकी यानी फिजिक्स को उसकी थोड़ी डरावनी और मुश्किल लगने वाली इमेज से बाहर निकालना और ये देखना कि वो असल में है क्या, हमारे आसपास की दुनिया का एक तरह से ऑपरेटिंग मैनुअल। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश है कि कैसे न्यूटन के सिर पर गिरे सेब से लेकर आइंस्टाइन के दिमाग में चले विचारों तक ये बड़ी बड़ी खोजें हमारे स्मार्टफोन में, हमारी गाड़ियों में और यहाँ तक कि हमारे किचन में भी जिंदा हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों और हमारी सुबह की चाय के बीच एक सीधी लकीर खींचने जैसा है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, भौतिकी है क्या? हमारा जो सोर्स है वो हमें इसकी बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। एक ग्रीक शब्द है फिजिस, जिसका मतलब है प्रकृति। प्रकृति, बिल्कुल। तो ये प्रकृति का अध्ययन हुआ, मतलब पदार्थ और ऊर्जा का। पर इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि सदियों तक हम इन दोनों को, मतलब पदार्थ और ऊर्जा को, बिल्कुल अलग अलग चीजें मानते थे। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, वैचारिक विभाजन था। एक तरफ है पदार्थ, यानी हर वो चीज जिसका वजन है और जो जगह घेरती है, जैसे कुर्सी, पत्थर, पानी, जिसे हम छू सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ऊर्जा, गर्मी, रोशनी, ध्वनि। एक को आप छू सकते हैं, दूसरे को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये दो अलग अलग साम्राज्य लगते थे। जब तक कि आइंस्टीन का वो मशहूर समीकरण नहीं आ गया, E=mc²। हम सबने इसे देखा है, पर हमारा सोर्स इसे अस्तित्व का मुख्य समीकरण कहता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक पुल है। एक पुल। ये कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज के दो रूप हैं। पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। और इसी एक विचार ने दो अलग अलग दुनियाओं को समझने की चाबी दे दी। सोर्स में मैक्रो डोमेन और माइक्रो डोमेन का जिक्र है। मैक्रो यानी हमारी दुनिया, जिसे हम देख और छू सकते हैं, ग्रह, कारें, क्रिकेट की गेंद। अच्छा। और माइक्रो है परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की अदृश्य दुनिया। मैक्रो दुनिया के नियम हमें समझ आते थे, लेकिन माइक्रो दुनिया के नियम इतने अजीब थे कि मतलब हमारी सहज बुद्धि उन्हें मान ही नहीं पाती थी। मतलब एक गेंद फेंकने पर कहाँ गिरेगी इसका हिसाब लगाना आसान था। बिल्कुल। उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। हाँ, हमारी कॉमन सेंस वाली फिजिक्स। सही बात है। और E=mc² ने हमें माइक्रो दुनिया की ताकत दिखाई। इसने बताया कि एक छोटे से, बहुत ही छोटे से परमाणु के अंदर कितनी जबरदस्त ऊर्जा कैद है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, इसी एक समीकरण ने परमाणु ऊर्जा और दुर्भाग्य से परमाणु बम का रास्ता भी खोला, जहां पदार्थ के एक बहुत छोटे हिस्से को अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा में बदल दिया जाता है। वाह! तो ये माइक्रो दुनिया का मैक्रो दुनिया पर सबसे बड़ा प्रभाव था। बिल्कुल। तो ये हमें भौतिकी के दो बड़े युगों तक ले आता है। सोर्स उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बताता है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, यानी 1900 से पहले की भौतिकी। हाँ, और ये हमारी पूरी औद्योगिक सभ्यता की नींव है। इसमें मैकेनिक्स है, यानी गति, बल और गति के नियम। न्यूटन ने हमें बताया कि चीजें क्यों चलती हैं और क्यों रुकती हैं। इसी समझ ने हमें मशीनें, पुल और गगनचुंबी इमारतें बनाने की ताकत दी। और फिर थर्मोडायनामिक्स। मुझे ये हमेशा सिर्फ इंजनों के बारे में लगता था, लेकिन ये असल में ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है। ये बताता है कि गर्मी कैसे काम में बदलती है। अच्छा। और ये हर जगह है। भाप के इंजन ने दुनिया बदल दी, लेकिन हमारा शरीर भी तो एक थर्मोडायनामिक मशीन है, जो खाने की रासायनिक ऊर्जा को चलने फिरने की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रेफ्रिजरेटर से लेके पावर प्लांट तक सब कुछ थर्मोडायनामिक्स के नियमों पर चलता है। तो ये असल में प्रगति का इंजन है। बिल्कुल। और तीसरा है ऑप्टिक्स। मुझे लगता था कि ये सिर्फ लेंस और चश्मों के बारे में है, पर सोर्स इसे एक ज्यादा बड़े सवाल से जोड़ता है। हम हकीकत को कैसे देखते हैं? सही बात है। इंद्रधनुष से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन तक सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश कैसे व्यवहार करता है। ये हमारे अनुभव की बुनियाद है। तो ये थी क्लासिकल फिजिक्स, व्यवस्थित, अनुमान लगाने योग्य और सहज। हमें लगा कि हमने ब्रह्मांड के सारे नियम समझ लिए हैं। हाँ। लेकिन फिर हमने परमाणु के अंदर झांका और हमारी ये सहज दुनिया बिखर गई। यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का युग शुरू हुआ और यहाँ चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता है। सोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का जिक्र है। ये विचार के प्रकाश एक ही समय में एक तरंग भी है और एक कण भी है, मतलब वो एक ही साथ दो अलग अलग रूपों में मौजूद है। ये कैसे संभव है? समझ के बिल्कुल खिलाफ है।
है ना? और इसीलिए ये इतना क्रांतिकारी था। ये ऐसा है जैसे कोई चीज एक ही समय में ठोस भी हो और तरल भी। लेकिन अनगिनत प्रयोगों ने इसे सच साबित किया है। ये क्वांटम दुनिया का बुनियादी नियम है। चीजें तब तक एक निश्चित रूप नहीं लेती जब तक हम उन्हें मापते नहीं हैं। और फिर आइंस्टीन की रिलेटिविटी है, जिसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन की 200 साल पुरानी समझ को ही पलट दिया। न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य खिंचाव है, एक बल है। हाँ, और आइंस्टीन ने कहा नहीं, गुरुत्वाकर्षण कोई बल है ही नहीं, बल्कि ये स्पेस और टाइम के ताने बाने में आया एक घुमाव है। सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए कि स्पेस टाइम एक तनी हुई चादर है। जब आप उस पर एक भारी गेंद जैसे सूरज रखते हैं तो चादर में एक गड्ढा बन जाता है। अब अगर आप एक छोटी कंची जैसे पृथ्वी को उसके पास से गुजारेंगे तो वो सीधे जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगी। ओह, तो वो खिंचाव नहीं है, वो उस मोड़ के कारण घूम रही है। यहीं से ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ना शुरू होता है। ये सारे बड़े बड़े दिमाग घुमा देने वाले विचार हमारे छोटे छोटे कामों में छिपे हैं। सोर्स में चलने का उदाहरण है। हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते, पर ये न्यूटन के तीसरे नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। और घर्षण यानी फ्रिक्शन का एक शानदार प्रदर्शन है। हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, क्रिया, और जमीन हमें आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया। और अगर घर्षण ना हो जैसे बर्फ पर, तो हम बस एक ही जगह पर फिसलते रह जाएंगे। या फिर खाना पकाने को ही लें, ये तो पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स है। कैसे? इंडक्शन के जरिए बर्तन तक पहुंचती है, फिर कन्वेक्शन के जरिए पानी में घूमती है, और रेडिएशन से हमारे हाथ को गर्म महसूस होती है। मतलब ऊष्मा के हस्तांतरण के तीनों तरीके एक ही पैन में काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। और सीट बेल्ट का भी जिक्र है। वो जड़त्व यानी इनर्शिया के सिद्धांत का सीधा इस्तेमाल है। इनर्शिया किसी भी चीज की अपनी मौजूदा स्थिति में बने रहने की आदत। सही। जब कार 80 की रफ्तार से चल रही है तो हमारा शरीर भी 80 की रफ्तार से चल रहा है। कार ब्रेक लगने पर रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर वो उसी रफ्तार से आगे जाना चाहता है। सीट बेल्ट वो बाहरी बल है जो हमें रोकता है और हमें डैशबोर्ड से टकराने से बचाता है। पर मेरे लिए सबसे कमाल का उदाहरण ईयरफोन का है। ये कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उन नियमों का नतीजा है जिन्हें मैक्सवेल ने 19वीं सदी में खोजा था। बिजली और चुंबकत्व एक ही बल के दो पहलू हैं। ठीक है। आपके फोन से एक बदलता हुआ विद्युत संकेत ईयरफोन के तार से गुजरता है। ये संकेत ईयरफोन के अंदर एक छोटी सी कॉइल में जाता है, जो उससे एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में बदल देती है। ये चुंबकीय क्षेत्र पास रखे एक स्थायी चुंबक को तेजी से आगे पीछे धकेलता है और उससे जुड़ा एक छोटा सा डायफ्राम कंपन करता है। और वही कंपन हवा में ध्वनि तरंगे पैदा करता है जो हमें संगीत के रूप में सुनाई देती हैं। बिल्कुल सही। मतलब 150 साल पुराने समीकरणों से लेकर आज हमारे कानों में बजने वाले संगीत तक एक सीधी रेखा है। ये दिखाता है कि कैसे भौतिकी सिद्धांत है और प्रौद्योगिकी उसका व्यवहारिक रूप। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाता है, क्या बिना भौतिकी की गहरी समझ के प्रौद्योगिकी संभव है? सोर्स का जवाब साफ है, नहीं। भाप का इंजन तभी बन सका जब वैज्ञानिकों ने थर्मोडायनामिक्स को समझा। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया सेमीकंडक्टर फिजिक्स की समझ पर आधारित है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक हिस्सा है। एक मिनट, सोर्स ये कह रहा है कि जीपीएस का आइंस्टीन की रिलेटिविटी से सीधा लेना देना है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ सैटेलाइट और सिग्नल के बारे में है। समय की गति अलग कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है। पर ये सच है, और ये मॉडर्न फिजिक्स का सबसे जबरदस्त व्यावहारिक सबूत है। देखिए, जीपीएस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये सैटेलाइट्स अपने समय और अपनी लोकेशन का सिग्नल लगातार भेजते रहते हैं। आपके फोन का रिसीवर कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है और उन सिग्नलों को आने में लगे समय के आधार पर आपकी सटीक लोकेशन की गणना करता है। ठीक है, ये तो समझ आता है, पर इसमें आइंस्टीन कहाँ से आए? आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार समय निरपेक्ष नहीं है। ये दो चीजों से प्रभावित होता है, गति और गुरुत्वाकर्षण। जीपीएस सैटेलाइट्स लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। इस तेज गति के कारण उनके लिए समय हमारी तुलना में थोड़ा धीमा हो जाता है।
ये है स्पेशल रिलेटिविटी। ओके, धीमा हो जाता है। लेकिन एक और प्रभाव है। वे पृथ्वी की सतह से 20,000 किलोमीटर ऊपर हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है वहां समय तेजी से चलता है। वाह, तो एक प्रभाव समय को धीमा कर रहा है और दूसरा तेज। तो कुल मिलाकर क्या होता है? जब आप दोनों प्रभावों का हिसाब लगाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण वाला प्रभाव जीत जाता है। नतीजा ये होता है कि उन सैटेलाइट्स पर लगी परमाणु घड़ियां पृथ्वी पर हमारी घड़ियों की तुलना में हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। 38 माइक्रोसेकंड, ये तो बहुत ही कम लगता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्रकाश एक माइक्रोसेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। अगर इंजीनियर इस 32 माइक्रोसेकंड के अंतर को अपने कैलकुलेशन में ठीक नहीं करते तो जीपीएस सिस्टम में हर दिन लगभग 10 किलोमीटर की गलती जमा होती जाएगी। 10 किलोमीटर? हाँ, एक ही दिन में आपका जीपीएस आपको बताएगा कि आप अपने पड़ोसी के घर में हैं और 2 दिन में बताएगा कि आप दूसरे शहर में हैं, या पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई मैप्स का इस्तेमाल करे तो उसे अदृश्य रूप से आइंस्टीन को धन्यवाद कहना चाहिए। ये कमाल है, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि इन विचारों के पीछे किस तरह के लोग थे। जीपीएस जैसी तकनीक आइंस्टाइन के बिना संभव नहीं थी। न्यूटन के बिना हम गति को ही नहीं समझ पाते। सही बात है, और ये हमें उन महान दिमागों तक ले जाता है। न्यूटन, जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हमें कैलकुलस दिया, गति के नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित किया, और फिर आइंस्टाइन, जिन्होंने 200 साल बाद आकर स्पेस, टाइम और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। पर यह कहानी सिर्फ इन 2 नामों तक सीमित नहीं है। ये सोचना आसान है कि ये सब पश्चिम में हुआ, लेकिन सोर्स भारत के कुछ अविश्वसनीय योगदानों पर भी प्रकाश डालता है, जिन्होंने खेल के नियमों को ही बदल दिया। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सर सीवी रमन। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी अणु से टकराता है तो वो कैसे बिखरता है। और ये सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दवा की जांच से लेकर विस्फोटक का पता लगाने तक हर चीज में होता है, और इस काम के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे। ये उस समय एक बहुत बड़ी बात रही होगी, ये दिखाना कि विज्ञान की दुनिया में कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। बिल्कुल। और फिर होमी जे भाभा हैं, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ कॉस्मिक किरणों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने E=mc² की शक्ति को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनका सपना था कि इसी समीकरण का इस्तेमाल करके भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने। ये दिखाता है कि कैसे एक सैद्धांतिक विचार एक राष्ट्र की नियति को आकार दे सकता है। और एक नाम जो मुझे हमेशा आकर्षित करता है वो है सत्येंद्र नाथ बोस। उनका काम तो और भी ज्यादा मौलिक था। हाँ, उनका योगदान क्वांटम दुनिया की नींव में है। उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को विकसित किया। याद है हमने बात की थी कि क्वांटम दुनिया कितनी अजीब है? बोस ने उस अजीब दुनिया में कणों के व्यवहार को समझने के लिए गणितीय नियम लिखे। उनका काम इतना मौलिक था कि कणों के एक पूरे वर्ग का नाम ही उनके सम्मान में बोसॉन रखा गया। हिग्स बोसॉन, जिसे कभी-कभी गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसी परिवार का सदस्य है। एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर ब्रह्मांड का एक मूलभूत कण। तो हमने भौतिकी की परिभाषा से शुरुआत की, और अब हम एक ऐसे कण पर बात कर रहे हैं जिसका नाम एक भारतीय के नाम पर है। हमने देखा कि ये सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखे मुश्किल फॉर्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि खाना पकाने की प्रक्रिया से लेकर हमारी सुरक्षा करने वाली सीट बेल्ट और रास्ता दिखाने वाले जीपीएस तक हर चीज में मौजूद है। और सोर्स का समापन एक बहुत ही गहरे विचार के साथ होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परमेंट। ये सिर्फ विज्ञान जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, तर्क करना, सवाल पूछना और सबूतों की मांग करना। सही। इसमें एक बहुत ही विनम्र विचार छिपा है कि भौतिकी में कोई भी सिद्धांत अंतिम या पवित्र नहीं होता। मतलब कोई भी नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित कर दिया, तो कोई आइंस्टाइन को भी गलत साबित कर सकता है। बिल्कुल। अगर कल कोई नया प्रयोग आता है जो रिलेटिविटी के किसी पहलू से मेल नहीं खाता, तो वैज्ञानिकों को उस सिद्धांत को या तो संशोधित करना होगा या फिर उसे पूरी तरह से बदलना होगा। यही विज्ञान की खूबसूरती है।
यह किसी किताब या व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं है, यह सिर्फ सच की खोज के प्रति वफादार है, चाहे उसके लिए अपने सबसे बड़े नायकों के विचारों को ही क्यों न छोड़ना पड़े। तो ये किताब कभी भी पूरी तरह से लिखी नहीं जाती, इसके पन्ने हमेशा जुड़ते रहते हैं। हाँ, मापन। हाँ, ये सुनने में थोड़ा स्कूल की फिजिक्स लैब जैसा लगता है। बिल्कुल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की यादें ताजा हो जाती है। लेकिन जरा इस नजरिए से सोचिए, मान लीजिए हमें मंगल पर एक रोवर भेजना है। ठीक है। हमें उसे हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल करना है, उसे सही जगह पर उतारना है और उसके रोबोटिक हाथ से पत्थर का एक सैंपल उठाना है। हर एक कदम, हर एक हरकत अब विश्वसनीय सटीकता पर निर्भर करती है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ह्यूस्टन में बैठे एक इंजीनियर का 1 मीटर और 1 सेकंड बिल्कुल मंगल पर मौजूद रोवर के 1 मीटर और 1 सेकंड के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जरा सा भी फर्क हुआ तो अरबों डॉलर का मिशन सेकंडों में तबाह हो सकता है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी खोज के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भौतिक राशियों और सार्वभौमिक मापन प्रणालियों की नींव पर आधारित है। जी। और हमारा मिशन ये समझना है कि इंसानों ने ये सटीकता कैसे हासिल की। हम ये जानेंगे कि हम असल में माप क्या सकते हैं, हम सब एक ही भाषा में कैसे बात करते हैं, और सबसे दिलचस्प बात कि क्यों बेहतरीन तकनीक के बावजूद कोई भी माप कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल, हम असल में माप क्या सकते हैं? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। भौतिकी में हम जिन चीजों को माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा। सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज को एक संख्या और एक मात्रक मतलब एक यूनिट दे सकते हैं तो वो एक भौतिक राशि है। जैसे इस टेबल की लंबाई 2 मीटर है या कार की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ा अच्छा फर्क बताया गया है जो इसे साफ कर देता है। हम लंबाई माप सकते हैं लेकिन खुशी या दुख जैसी भावनाओं को नहीं। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 5 यूनिट खुश हूँ। सही। तो भावनाएं भौतिक राशियां नहीं हैं और स्रोत के मुताबिक इन राशियों को 2 मुख्य ग्रुप में बांटा गया है, अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ एक चीज पर आधारित है, दिशा। अदिश राशियां वो हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ एक संख्या यानी परिमाण या मैग्नीट्यूड काफी है, जैसे 5 किलो चीनी, 10 सेकंड का समय, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। हाँ, इनमें दिशा का कोई काम नहीं। ये पूछना अजीब लगेगा कि किस दिशा में 5 किलो। और दूसरी तरफ है सदिश राशियां, जहां मान के साथ साथ दिशा भी उतनी जरूरी है। जैसे बल लगाना, अगर मैं कहूं कि मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये जानकारी अधूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लगा, आगे, पीछे, ऊपर या नीचे। विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब इसके उदाहरण हैं। और सिर्फ दिशा होना ही काफी नहीं है। सदिश राशियों को जोड़ने के अपने खास नियम होते हैं, जैसे वेक्टर के त्रिभुज का नियम। आप उन्हें आम संख्याओं की तरह नहीं जोड़ सकते। इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है। लेकिन कैसे? हम तो स्कूल से हर सर्किट डायग्राम में करंट के लिए तीर बनाते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। सही है। तो तीर का मतलब दिशा और दिशा का मतलब सदिश, तो ये अदिश कैसे हो सकता है? क्या हम स्कूल में कुछ गलत सीख रहे थे? नहीं, आप गलत नहीं सीख रही थी, बस आधी कहानी सीख रही थी। ये भौतिकी के सबसे दिलचस्प अपवादों में से एक है। अच्छा। और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि भौतिकी में किसी चीज का व्यवहार उसकी सतही पहचान से ज्यादा मायने रखता है। व्यवहार से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वो राशि जुड़ती कैसे है। मान लीजिए एक जंक्शन पर 2 तार मिल रहे हैं। ठीक है। एक तार से 3 एम्पियर्स का करंट आ रहा है और दूसरे से 4 एम्पियर का। तो जो तीसरा तार बाहर जा रहा है उसमें हमेशा 7 एम्पियर का करंट होगा, हमेशा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तार किस एंगल पर मिल रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 90 डिग्री के कोण पर मिल रहे हों या 120 डिग्री पर। अरे, तो ये तो सीधा साधा 3 + 4 = 7 वाला गणित है। एग्जैक्टली। ये सामान्य बीजगणितीय जोड़ का पालन करता है, ना कि सदिश जोड़ के नियमों का। अच्छा। अगर करंट एक सदिश राशि होता तो बाहर जाने वाले करंट का मान तारों के बीच के कोण पर निर्भर करता। तो भले ही हम सुविधा के लिए तीर बनाते हैं, लेकिन उसका व्यवहार अदिश जैसा है और भौतिकी में व्यवहार ही राजा है। बिल्कुल सही। वाह, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हम क्या माप रहे हैं, लेकिन वापस हमारे मंगल रोवर वाले सवाल पर आते हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि सब एक ही माप का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर मैं किसी चीज को 1 हाथ लंबा कहूं
और कोई और उसे 2 बित्ता कहे तो हमारा रोवर तो क्रैश ही हो जाएगा। बिल्कुल, और इतिहास में ऐसा ही होता था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रणालियां थीं। जैसे CGS और FPS। हाँ, स्रोत में जिक्र है CGS प्रणाली का, जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पर आधारित थी, फ्रांस में चलती थी। वहीं ब्रिटिश लोग FPS यानी फुट पाउंड सेकंड का इस्तेमाल करते थे। MKS प्रणाली भी थी। ये वैज्ञानिकों के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा था। क्या इस कंफ्यूजन की वजह से कभी कोई बड़ी गड़बड़ हुई है? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध और महंगा उदाहरण है 1999 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। वो मंगल की कक्षा में पहुंचते ही जलकर राख हो गया। $125 मिलियन का नुकसान। बाप रे, पर हुआ क्या था? यानी पाउंड सेकंड में गणना की थी, जबकि नासा की नेविगेशन टीम SI प्रणाली मतलब न्यूटन सेकंड का इस्तेमाल कर रही थी। सिर्फ 1 यूनिट कन्वर्शन की गलती। हाँ, उस छोटी सी गलती ने पूरे मिशन को तबाह कर दिया। ये तो बहुत बड़ी चूक है। तो इसी तरह की गड़बड़ियों से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया होगा। सही। इसी क्योस को खत्म करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में SI प्रणाली को पूरी दुनिया ने अपनाया। सिस्टम इंटरनेशनल दुनीटेज। जी, ये MKS प्रणाली का ही एक बेहतर और ज्यादा तार्किक संस्करण है। आज वैज्ञानिक चाहे कहीं भी हो, वे इसी भाषा में बात करते हैं। और इस भाषा की नींव है 7 मूल मात्रक। हाँ, भौतिकी के 7 स्तंभ है: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। और इनकी परिभाषाएं किसी राजा के हाथ की लंबाई पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है। जैसे स्रोत बताता है कि 1 मीटर वो दूरी है जो प्रकाश वैक्यूम में 129979245 सेकंड्स में तय करता है। अद्भुत है। मतलब मीटर की परिभाषा अब धरती पर नहीं बल्कि प्रकाश की गति पर टिकी है। ये इसे सार्वभौमिक बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह सेकंड को सीजियम 133 परमाणु के कंपन पर आधारित किया गया है। लेकिन किलोग्राम की कहानी सबसे क्रांतिकारी है। मैंने सुना है कि इसे हाल ही में बदला गया है। हाँ, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, ये एक क्रांति थी। सोचिए, 130 सालों तक पूरी दुनिया का 1 किलो पेरिस में रखी एक छोटी सी प्लैटिनम इरिडियम की सिलेंडर पर निर्भर था, जिसे ल ग्रोंके कहते थे। जी। अगर उस पर धूल का एक कण भी जम जाता या सफाई में एक परमाणु भी घिस जाता, तो तकनीकी रूप से पूरी दुनिया का वजन बदल जाता। ये तो डरावना है। बिल्कुल। इसलिए 2019 में वैज्ञानिकों ने उस भौतिक बंधन से खुद को आजाद कर लिया। अब किलोग्राम को प्रकृति के एक मौलिक स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक H से जोड़ दिया गया है। तो अब किलोग्राम की परिभाषा ब्रह्मांड में कहीं भी किसी के लिए भी हमेशा एक ही रहेगी। हमेशा। ये अमर हो गई है। कमाल है। अच्छा, स्रोत में 2 और मात्रकों का जिक्र है, पूरक मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन। ये क्या है? ये कोणों को मापने के लिए हैं। रेडियन 2D कोणों के लिए है, जैसे किसी पिज्जा की स्लाइस का कोना। और स्टेरेडियन 3D कोणों के लिए, जैसे आइसक्रीम कोन का सिरा। बिल्कुल। ये ज्यामिति में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 + 2 मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन जब मैं बल, ऊर्जा या दबाव के बारे में सोचती हूँ, तो वे इस लिस्ट में नहीं है। तो क्या वे मूल नहीं है? हम उन्हें कैसे मापते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और यहीं पर व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है। हाँ, ये मात्रक उन्हीं 7 मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे सिर्फ 26 अक्षरों से लाखों शब्द बना लेना। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे बल यानी फोर्स। ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। अब इसे तोड़ते हैं। द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसका SI मात्रक है किलोग्राम kg। और त्वरण, वो तो खुद में मूल नहीं है। सही। त्वरण का मतलब है वेग बदलने की दर, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms²। समझ गई? तो बल का मात्रक हुआ किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी kg गुणा ms²। ये तो बोलने में थोड़ा लंबा और अटपटा है। इसीलिए तो सुविधा के लिए इस पूरे कॉम्बिनेशन को महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन N नाम दे दिया गया। अच्छा, तो जब हम 1 न्यूटन कहते हैं तो हमारा मतलब 1 किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। बिल्कुल। इसी तरह ऊर्जा का मात्रक जूल और शक्ति का मात्रक वॉट भी इन्हीं मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं। ये तो बहुत ही एलिगेंट सिस्टम है।
सिर्फ 7 स्तंभों पर पूरी इमारत खड़ी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां मतलब असल में मापने वाले यंत्र। हाँ, जहाँ रबर सड़क से मिलता है। एक साधारण फुट्टे से तो हम मंगल का रोवर नहीं बना सकते। सटीकता विज्ञान की आत्मा है। स्रोत में 2 सटीक उपकरणों का जिक्र है। पहला है वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारे सामान्य रूलर से ज्यादा सटीक होता है ना? हाँ, 10 गुना ज्यादा सटीक। आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर तक माप सकता है। इससे हम किसी पाइप का बाहरी और अंदरूनी व्यास या किसी छोटी चीज की गहराई माप सकते हैं। और जब इससे भी ज्यादा सटीकता चाहिए हो? तब हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना ज्यादा सटीक होता है, 0.01 मिलीमीटर तक। 0.01 मिलीमीटर, ये कितना छोटा होता है? इंसान का बाल लगभग 0.05 से 0.1 मिलीमीटर मोटा होता है। अरे वाह! तो ये उसके भी 5वें या 10वें हिस्से को माप सकता है? जी, ये 0.01 मिलीमीटर की सटीकता सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही वो सटीकता है जो एक हाई परफॉर्मेंस इंजन के पिस्टन और सिलेंडर के बीच का अंतर तय करती है। या एक स्मार्टफोन की स्क्रीन को इतना पतला और प्रभावी बनाती है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म दुनिया के दरवाजे खोल देता है। तो हमारे पास ये बेहतरीन सटीक उपकरण है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा दार्शनिक सवाल उठता है। इन सब के साथ भी क्या कोई माप कभी भी 100% सही, एकदम परफेक्ट हो सकता है? इसका सीधा और विनम्र जवाब है नहीं। नहीं। कभी नहीं। ब्रह्मांड में कोई भी माप 100% सही नहीं है। हमेशा एक वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू होता है, जो एक आदर्श है जिसे हम कभी जान नहीं सकते। और एक मापा गया मान, मेजर्ड वैल्यू होता है, जो हमें उपकरण से मिलता है। और इन दोनों के बीच का अंतर ही त्रुटि या एरर कहलाता है। और यहाँ त्रुटि का मतलब गलती नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। तो ये कोई मानवीय भूल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम में ही है। बिल्कुल, ये मापन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और इन त्रुटियों को समझना इन्हें कम करने जितना ही जरूरी है। स्रोत के मुताबिक ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। जी, मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप केक बना रही हैं। ठीक है, मुझे केक पसंद है। पहली है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। ये ऐसा है कि जैसे आपका ओवन हमेशा सेट किए गए तापमान से 10 डिग्री ज्यादा गर्म रहता है, तो आपका केक हर बार थोड़ा सा जलेगा। अच्छा, मतलब एक ही दिशा में होने वाली त्रुटि। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको इसका पता चल जाए, तो आप ओवन को 10 डिग्री कम पर सेट करके इसे ठीक कर सकती हैं। और दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। ये ऐसा है कि आप हर बार कप से आटा मापते समय थोड़ा अलग मात्रा में आटा डालती हैं, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। ये तो अप्रत्याशित है। हाँ, आप इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। जैसे माप लेते समय हवा का झोंका आ गया, या आपके हाथ में हल्की सी कंपन हो गई। तो फिर इससे कैसे निपटा जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ही माप को कई बार लें, मान लीजिए 20 बार, और फिर उन सभी का औसत निकाल लें, ताकि जो उतार चढ़ाव हैं वे एक दूसरे को संतुलित कर दे। सही, और आपका नतीजा वास्तविक मान के बहुत करीब पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्रमबद्ध त्रुटियों से नफरत करते हैं क्योंकि वे आपकी लापरवाही दिखाती हैं, लेकिन आप यादृच्छिक त्रुटियों का एक तरह से सम्मान करते हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड की स्वाभाविक अनिश्चितता का हिस्सा हैं। ये कहने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल सही। और एक अल्पतमांक त्रुटि भी होती है ना, जो उपकरण की अपनी सीमा है। हाँ, लीस्ट काउंट एरर। आपका फुट्टा सिर्फ मिलीमीटर तक माप सकता है, मिलीमीटर के 10वें हिस्से को नहीं, वो उसकी सीमा है। ठीक है, तो ये साफ है कि हर माप में थोड़ी अनिश्चितता होगी। तो फिर एक वैज्ञानिक अपने नतीजों को ईमानदारी से कैसे बताए ताकि दूसरे को पता चले कि ये माप कितना भरोसेमंद है? बहुत जरूरी सवाल, और इसका जवाब है सार्थक अंक, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की अवधारणा में। ये विज्ञान में ईमानदारी की भाषा है। आप ऐसा कह सकती हैं। ये बताने का तरीका है कि आपके माप में कौन से अंक भरोसेमंद हैं और कौन सा अंक थोड़ा अनिश्चित है। इसके कुछ नियम है ना? जैसे 1 से 9 तक के सारे अंक सार्थक होते हैं। 123 में 3 सार्थक अंक हैं। हाँ, और 2 नंबरों के बीच आने वाले जीरोस भी सार्थक होते हैं। जैसे 102 में भी 3 सार्थक अंक हैं। लेकिन जो जीरो शुरुआत में आते हैं वे नहीं होते, जैसे 0.005 में। उसमें सिर्फ एक सार्थक अंक है, जो कि 5 है। वो जीरो सिर्फ दशमलव का स्थान बताने के लिए है। इसका असली दुनिया में क्या मतलब है?
इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर एक रिपोर्ट में लिखा है कि एक छड़ की लंबाई 5 सेमी है, तो ये बताता है कि शायद इसे एक सामान्य फुट्टे से मापा गया है। ठीक है। लेकिन अगर कोई लिखता है कि लंबाई 5.00 सेमी है, तो वो 2 अतिरिक्त शून्य ये बता रहे हैं कि माप किसी बहुत सटीक उपकरण जैसे वर्नियर कैलिपर से लिया गया है। और हम सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक निश्चित हैं। बिल्कुल, वे 2 शून्य बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं। आप उतना ही दावा कर रही हैं जितनी आपके उपकरण ने आपको अनुमति दी है। तो आज हमने माप की दुनिया का एक अद्भुत सफर तय किया। हमने मंगल रोवर की एक चुनौती से शुरुआत की और समझा कि हम क्या माप सकते हैं, यानी भौतिक राशियां। फिर हमने वैज्ञानिकों की सार्वभौमिक भाषा एसआई मात्रकों को जाना, जिसने मार्स ऑर्बिटर जैसी आपदाओं से हमें बचाया। हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जैसे सटीक उपकरणों की शक्ति को देखा, जो हमें सूक्ष्म दुनिया में झांकने की क्षमता देते हैं। और फिर हमने विनम्रता के साथ ये स्वीकार किया कि पूर्णता एक मिथक है। हर माप में त्रुटि या अनिश्चितता होती ही है। और सार्थक अंक उस अनिश्चितता को ईमानदारी से व्यक्त करने का हमारा तरीका है। ये पूरी प्रक्रिया ही विज्ञान की नींव है। सटीकता की अथक खोज और साथ ही अपूर्णता की ईमानदार स्वीकृति। चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, थोड़ी अनिश्चितता होती ही है। तो फिर हम गुरुत्वाकर्षण के नियम या प्रकाश की गति जैसे ब्रह्मांड के नियमों को इतने भरोसे के साथ कैसे स्थापित कर लेते हैं और उन पर अपनी पूरी तकनीक आधारित कर देते हैं? अगर हमारी हर ईंट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम इतनी सीधी और मजबूत इमारत कैसे बना लेते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। आज की इस गहन चर्चा का विषय है गति और उसके नियम। हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डायनामिक्स एंड द लॉज ऑफ मोशन के कुछ अंश हैं, जो स्कूल से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। आज का हमारा मिशन है इन बुनियादी लेकिन गहरे सिद्धांतों को फिर से समझना, लेकिन एक नए और दिलचस्प अंदाज में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत की पहली लाइन पढ़कर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज सच में रुकी हुई है, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट में? ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव है। हम सब पृथ्वी पर बैठे हैं, पर पृथ्वी तो घूम रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है और हमारा सौर मंडल भी आकाशगंगा में घूम रहा है। तो क्या रुका होना सिर्फ एक भ्रम है? हाँ, एक तरह से रुका होना या चलना दोनों ही सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं। सापेक्ष। भौतिकी में कोई भी चीज अपने आप में रुकी हुई या चलती हुई नहीं होती। यहीं से हमारा सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत सामने आता है, जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि किसी चीज को देखने का नजरिया। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, आप ट्रेन में बैठी हैं और आपके सामने कोई सहयात्री बैठा है। आपके लिए, मतलब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर है। हाँ, वो तो विराम में है। लेकिन कोई व्यक्ति जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके लिए आप दोनों ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति में हैं। तो कौन सही है? दोनों ही सही होंगे अपने अपने हिसाब से। एकदम सही, दोनों, क्योंकि दोनों ने अपना अपना निर्देश तंत्र इस्तेमाल किया है। किसी भी वस्तु की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि उसे देखा कहां से जा रहा है। अच्छा, तो मतलब भौतिकी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि देखो, सब कुछ देखने वाले पर निर्भर करता है। ये तो काफी दार्शनिक सी बात लगती है। अब इस स्रोत में दूरी और विस्थापन की बात की गई है। मुझे हमेशा से लगता था कि ये दोनों एक ही चीज है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। पर स्रोत में एक उदाहरण है जिसने मुझे उलझा दिया है। बताइए, क्या उदाहरण है? उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार गया और फिर 5 किलोमीटर चलकर वापस घर आ गया। तो स्रोत कहता है कि उसने कुल दूरी तो 10 किलोमीटर तय की, जो साफ है। हाँ, 5 जाना और 5 आना, 10 किलोमीटर। पर उसका विस्थापन 0 है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मतलब इतनी मेहनत की, चले फिरे और नतीजा 0, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो भौतिकी का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ आपकी शुरुआती और अंतिम पोजीशन का फर्क देखती है। अच्छा? दूरी यानी डिस्टेंस एक तरह से आपके रास्ते की कुल लंबाई का हिसाब रखती है, चाहे आप कितना भी घूमे फिरे हों। लेकिन विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही सटीक है। वो सिर्फ 2 बिंदुओं में दिलचस्पी रखता है। कौन से 2 बिंदु? आपने शुरू कहां से किया था और खत्म कहां किया। आपके उदाहरण में शुरुआती और अंतिम बिंदु एक ही है, आपका घर। हाँ, घर से चले और घर पर ही वापस आ गए। तो भौतिकी की नजर में आप अपनी जगह से हिली ही नहीं, आपका विस्थापन 0 है। तो अगर मैं घर से बाजार जाकर वहीं रुक जाती, तब मेरा विस्थापन 5 किलोमीटर होता। बिल्कुल, तब आपका विस्थापन होता 5 किलोमीटर बाजार की दिशा में। दिशा में। हाँ,
और यहीं से एक और गहरा अंतर सामने आता है। दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि। उसे सिर्फ मात्रा या परिमाण से मतलब है, जैसे 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसे परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। इसीलिए वो शून्य या धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दूरी और विस्थापन का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन असल दुनिया में तो हम ये भी देखते हैं कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है। क्या ये अदिश और सदिश का फर्क वहां भी नजर आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। जैसे दूरी और विस्थापन है, वैसे ही चाल और वेग हैं, स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा। चाल एक अदिश राशि है। आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको चाल बताता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उत्तर में जा गई हैं या दक्षिण में। सही बात है। वो सिर्फ दूरी और समय का अनुपात है। लेकिन वेग एक सदिश राशि है। वेग का मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में। ये विस्थापन और समय का अनुपात है। एक मिनट, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्रोत में एक वृत्ताकार पथ का जिक्र है। मान लीजिए कोई रेसर एक गोल ट्रैक पर लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। उसका स्पीडोमीटर 100 पे अटका हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका वेग भी एक समान है? ये एक क्लासिक सवाल है और इसका जवाब है नहीं। उसका वेग लगातार बदल रहा है। पर कैसे? स्पीड तो 100 ही है। क्योंकि वेग को दिशा की भी परवाह है। जब आप एक गोल ट्रैक पर घूमते हैं तो हर पल आपकी दिशा बदल रही होती है ना? हाँ, वो तो है। एक पल आप पूर्व की ओर जा रहे होते हैं, अगले ही पल दक्षिण पूर्व की ओर। भले ही आपकी स्पीड का कांटा न हिले, लेकिन दिशा के लगातार बदलने की वजह से आपका वेग बदल रहा है। ओहो। और यहीं से भौतिकी का एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में आता है, त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण यानी एक्सेलरेटर। जब हम गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, स्पीड बढ़ती है, तो वो त्वरण है। हाँ, वो इसका सबसे आम मतलब है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। त्वरण का असल मतलब है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर? और जैसा हमने अभी देखा, वेग दो तरीकों से बदल सकता है। या तो स्पीड बदल जाए, या दिशा बदल जाए, या दोनों बदल जाएं। अच्छा। तो जब आप एक्सेलरेटर दबाती हैं तो ये पॉजिटिव त्वरण है। जब आप ब्रेक लगाती हैं तो स्पीड कम होती है, ये ऋणात्मक त्वरण या मंदन है, रिटार्डेशन। लेकिन जब आप एक ही स्पीड से स्टीयरिंग व्हील घुमाकर मोड़ काटती हैं, तब भी आप त्वरित हो रही हैं। क्या? पर स्पीड तो वही है। हाँ, पर आप अपनी दिशा बदल रही हैं। ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है। वाह, मतलब गाड़ी में 3 डिवाइस हैं जो त्वरण पैदा करते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील। एकदम सही। और इन्हीं 3 चीजों, शुरुआती वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और विस्थापन के बीच के रिश्ते को गैलीलियो और न्यूटन ने गति के 3 मशहूर समीकरणों में बांध दिया था। वो v = u + at वाले? हाँ, वही। ये समीकरण हमें किसी भी वस्तु की गति का भविष्य बताने की ताकत देते हैं, बशर्ते उसका त्वरण एक समान हो। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि गति क्या है, उसे नापते कैसे हैं। पर मेरे मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि कोई चीज गति करना शुरू ही क्यों करती है, या चलती हुई चीज रुक क्यों जाती है? मुझे लगता है अब सर आइजैक न्यूटन की एंट्री का समय हो गया है। बिल्कुल। 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन ने 3 नियम दिए जिन्होंने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने क्यों का जवाब दिया है। और पहला नियम तो सुनने में बड़ा आसान लगता है, जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया। कि हर चीज अपनी मौजूदा स्थिति में ही रहना चाहती है। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। हाँ, पर यह साधारण सी बात बहुत गहरी है। ये कहता है कि वस्तुएं आलसी होती हैं। वे अपनी अवस्था में किसी भी बदलाव का विरोध करती हैं। विरोध? हाँ, ये विरोध ही जड़त्व है। मुझे याद है बचपन में लोकल ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगते थे तो कैसे सब एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। हाँ, होता है। वो असल में न्यूटन का पहला नियम लाइव एक्शन में था। हमारा शरीर आगे बढ़ते रहना चाहता था, पर ट्रेन रुक गई। इसके तो कई उदाहरण हैं। बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, या वो जादूगर वाली ट्रिक जिसमें वो मेज पर से तेजी से कपड़ा खींच लेता है और प्लेटें वहीं की वहीं रह जाती हैं। वो जड़त्व का एक बेहतरीन निदर्शन है। प्लेटें अपने विराम के जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रहना चाहती हैं। अच्छा। यहाँ एक और जरूरी बात है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर। मतलब जो चीज जितनी भारी, उसका जड़त्व उतना ज्यादा। बिल्कुल। एक खाली शॉपिंग कार्ट को धकेलना आसान है, लेकिन सामान से भरे कार्ट को धकेलने या रोकने में ज्यादा दम लगता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और जड़त्व दोनों ज्यादा हैं। ठीक है, तो पहला नियम बताता है
कि अवस्था बदलने के लिए बाहरी बल चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो सवाल उठता है कि ये बल कितना होना चाहिए? क्या इसका कोई हिसाब है? यही दूसरा नियम आता होगा? एकदम सही। दूसरा नियम उस बल को मापता है। ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें पैदा हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F = ma। हाँ, F = ma। ये भौतिकी के सबसे शक्तिशाली समीकरणों में से एक है। ये बताता है कि ज्यादा भारी चीज को उतनी ही तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल लगेगा। स्रोत में क्रिकेट का उदाहरण दिया है कि खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है। ये मुझे हमेशा से पता था, पर इसके पीछे F = ma कैसे काम कर रहा है? इसे ऐसे समझते हैं, नियम असल में संवेग के बारे में है, मोमेंटम। जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। मोमेंटम। दूसरा नियम कहता है कि बल संवेग में परिवर्तन की दर है। जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो उसे गेंद के संवेग को शून्य करना होता है। अगर वो हाथ स्थिर रखकर कैच पकड़े तो यह बदलाव बहुत कम समय में होगा। समय कम होने से उसके हाथों पर लगने वाला बल बहुत ज्यादा होगा और चोट लगेगी। अच्छा। लेकिन हाथ पीछे खींचकर वो उसी संवेग को शून्य करने का समय बढ़ा देता है। जब समय यानी t बढ़ता है तो बल यानी F अपने आप कम हो जाता है। वाह, ये तो कमाल है। पर मुझे लगता है कि ये सिद्धांत सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, हमारी सुरक्षा में भी इस्तेमाल होता होगा। बहुत सही पकड़ा आपने। गाड़ियों में लगे एयरबैग्स और क्रम्पल जोन्स, क्रम्पल जोन्स मतलब कार का अगला और पिछला हिस्सा जो टक्कर में पिचक जाता है, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा। टक्कर के दौरान वो आपके शरीर को धीरे धीरे रोकने का समय बढ़ा देते हैं ताकि आप पर लगने वाला जानलेवा बल कम हो जाए। यानी कार का टूटना पिचकना असल में न्यूटन के दूसरे नियम का एक जीनियस एप्लीकेशन है जो हमारी जान बचाता है। और अब तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। हाँ। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सुनने में सबसे सीधा लगता है। मैं दीवार को धक्का दूंगी, दीवार मुझे धक्का देगी। हाँ, पर इसमें एक बहुत आम गलतफहमी है। क्या? अगर क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत हैं तो वे एक दूसरे को खत्म क्यों नहीं कर देते? और अगर खत्म नहीं करते तो कोई चीज चलती ही कैसे है? हाँ, ये सवाल तो मेरे भी मन में था। अगर मैं दीवार को 10 न्यूटन के बल से धक्का दूं और दीवार भी मुझे 10 न्यूटन से वापस धक्का दे, तो कुल बल तो शून्य हो गया, फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखिए, इसका जवाब यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। दो अलग अलग वस्तुओं पर? हाँ, जब आपने दीवार को धक्का दिया तो क्रिया का बल दीवार पर लगा और दीवार ने जो प्रतिक्रिया दी वो बल आप पर लगा। अच्छा। चूंकि ये बल अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। आप तैरती कैसे हैं? आप पानी को पीछे की ओर धकेलती हैं, जो क्रिया है, और पानी मुझे आगे की ओर धकेलता है, जो प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। क्रिया पानी पर हुई, प्रतिक्रिया आप पर। अच्छा, तो रॉकेट भी ऐसे ही उड़ता है? वो गैसों को नीचे धकेलता है और गैस से रॉकेट को ऊपर। पर यहाँ एक और सिद्धांत का जिक्र है, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्रोत कहता है कि ये दूसरे और तीसरे नियम से ही निकला है। इसका क्या मतलब है? ये भौतिकी के सबसे मौलिक नियमों में से एक है। ये कहता है कि अगर किसी बंद सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम का कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है। हमेशा? हमेशा। यानी टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग हमेशा बराबर रहेगा। इसका मतलब अगर दो चीजें टकराएं, जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटी से टकराता है, तो भी उनका कुल मोमेंटम नहीं बदलता? क्या एक की गति दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है? बिल्कुल। स्ट्राइकर अपना कुछ संवेग गोटी को दे देता है, जिससे स्ट्राइकर धीमा हो जाता है और गोटी तेज हो जाती है। लेकिन अगर आप दोनों के संवेग को जोड़ें तो टकराने से पहले और बाद में वो जोड़ हमेशा एक ही रहेगा। अच्छा। रॉकेट का उड़ना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लॉन्च से पहले रॉकेट और उसका ईंधन स्थिर होते हैं, तो कुल संवेग शून्य होता है। सही। जब ईंधन जलकर गैसें तेजी से नीचे निकलती हैं तो उन्हें नीचे की दिशा में एक संवेग मिलता है। अब कुल संवेग को शून्य बनाए रखने के लिए रॉकेट को ठीक उतना ही संवेग ऊपर की दिशा में मिलना जरूरी है और इसी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ता है। ये तो बहुत गहरा सिद्धांत है। अच्छा, हमने इतनी सारी बातें की, पर असल जिंदगी में गति तो बड़ी बेतरतीब होती है, खासकर शहर के ट्रैफिक में। क्या भौतिकी में इस तरह की गति के लिए भी कोई वर्गीकरण है? हाँ,
गति को मूल रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, और असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल, जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे तो वो एक समान गति है। जैसे एक खाली हाईवे पर क्रूज कंट्रोल पर 80 की स्पीड से चलती हुई कार। अगर हम इसका दूरी समय ग्राफ बनाएं तो वो हमेशा एक सीधी रेखा होता है। और असमान गति मतलब शहर का ट्रैफिक, जहां कभी तेजी से चले, कभी ब्रेक लगाया, कभी रुक गए। एकदम सही। जब कोई वस्तु बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। इसका दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा ना होकर एक वक्र रेखा, एक कर्व्ड लाइन होता है। और इसमें त्वरण होता है। हाँ, जहां भी गति असमान है वहां त्वरण जरूर होगा, क्योंकि वेग लगातार बदल रहा होता है। असल दुनिया में ज्यादातर गति असमान ही होती है। तो आज की इस चर्चा ने तो दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। हमने समझा कि गति और विराम असल में देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करते हैं। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। हाँ, कि कैसे न्यूटन के 3 सरल से दिखने वाले नियमों ने हमारे आसपास की हर चलती फिरती चीज के पीछे का कारण बता दिया। चाहे वो क्रिकेट की गेंद हो, कार का एयरबैग हो या अंतरिक्ष में जाता हुआ रॉकेट। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की एक ठोस समझ दी है जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों की सटीक व्याख्या करती है। यस। ये वो भौतिकी है जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये ऐसे शब्द हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर भौतिकी में मतलब फिजिक्स में इनके मायने बहुत ही खास हैं और कभी-कभी तो काफी हैरान करने वाले भी। और आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मिशन थोड़ा अलग है। हम सिर्फ इनकी परिभाषा ही नहीं रटने वाले, हम सब मिलकर एक पहेली सुलझाएंगे। हम सबके घर में बिजली का बिल आता है ना? और उस पे लिखा होता है पावर कंजम्पशन, लेकिन जो यूनिट होती है वो है किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट आवर। अब इसमें पावर भी है, टाइम भी है, तो हम पैसे किस चीज के दे रहे हैं, पावर के या फिर एनर्जी के? तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे, मुझे लगता है सबसे अजीब कॉन्सेप्ट से, कार्य यानी वर्क। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक काम है। आप सुन रहे हैं, वो भी एक काम है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में चीजें थोड़ी टेढ़ी हैं। एक क्लासिक उदाहरण है एक कुली का। सोचिए, एक कुली प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर भारी सा सूटकेस रखकर सीधा चल रहा है। पसीने में भीगा हुआ है, थक गया है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि उसने उस सूटकेस पर 0, 0 काम किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल गलत लगता है। ये सुनने में बिल्कुल गलत लगता है, और शायद यही फिजिक्स का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आइडिया है। ये हमें मजबूर करता है कि हम मेहनत और काम के बीच का फर्क समझें। देखिए, फिजिक्स में कार्य या वर्क तभी माना जाएगा जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, आप किसी चीज पर फोर्स यानी बल लगाएं, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से उस चीज में डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब वो अपनी जगह से हिले। और इसका एक फॉर्मूला है जो सारी कहानी बता देता है। W = FD cos थीटा। यहाँ F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन असली खिलाड़ी है थीटा। थीटा यानी एंगल। हाँ, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब उस कूली वाले केस में क्या हो रहा है? सूटकेस का वजन यानी गुरुत्वाकर्षण का बल किस तरफ है? नीचे की तरफ। और कुली किस तरफ चल रहा है? आगे की तरफ। तो दोनों के बीच कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली। और गणित में cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से किया गया काम भी 0 हो जाता है। तो उस सूटकेस पर किया गया मैकेनिकल वर्क 0 है। ऐसा नहीं है कि कुली की मेहनत बेकार जा रही है, उसकी एनर्जी कहीं और खर्च हो रही है, जिस पर हम आएंगे। लेकिन सूटकेस को आगे ले जाने में फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। वाह, तो ये सारा का सारा खेल उस एंगल का है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि काम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। बिल्कुल। पॉजिटिव वर्क तो हम सब समझते हैं। जब आप किसी गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं तो आपका फोर्स और गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में है। तो एंगल 0 के करीब है और काम पॉजिटिव है। आप उस गाड़ी को अपनी एनर्जी दे रही हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन नेगेटिव वर्क, ये क्या मतलब काम को अंडू करने जैसा है? जैसे मान लीजिए गेंद मेरी तरफ आ रही है और मैं उसे हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो उसकी गति के खिलाफ बल लगा रहा हूं। क्या ये नेगेटिव वर्क हुआ? ये एकदम सही उदाहरण है। आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन गेंद अभी भी थोड़ा आगे बढ़ रही है। हाँ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा उल्टी है। यहाँ एंगल 180 डिग्री है और cos 180 होता है -1, तो काम नेगेटिव हुआ।
तो नेगेटिव वर्क का मतलब है कि मैं उस सिस्टम से एनर्जी निकाल रहा हूं। बिल्कुल, आप गेंद की स्पीड कम कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा घटा रहे हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, क्योंकि वो हमेशा गति का विरोध करता है। ये तो सही है। तो फ्रिक्शन एक तरह का चोर है जो सिस्टम की एनर्जी चुराता रहता है। अच्छा, और गुरुत्वाकर्षण के मामले में जब हम एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच रही है, तो ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी का काम नेगेटिव हुआ। लेकिन जब गेंद नीचे आ रही होती है तब तो ग्रेविटी उसकी मदद कर रही है, तब तो काम पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया सवाल, और इससे हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। जब गेंद ऊपर जा रही है, ग्रेविटी उसकी स्पीड कम कर रही है, मतलब नेगेटिव वर्क। जब गेंद नीचे आ रही है, ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ा रही है, यानी पॉजिटिव वर्क। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? गेंद की कोई चीज बदल रही है। ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कम होती है और नीचे आते वक्त बढ़ती है। ये जो कोई चीज है, यही है ऊर्जा, यानी एनर्जी। राइट। तो वर्क असल में एनर्जी का ट्रांसफर है। अगर मैं किसी चीज पर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं तो मैं अपनी एनर्जी उस चीज को दे रहा हूं, और अगर नेगेटिव वर्क कर रहा हूं तो उसकी एनर्जी खींच रहा हूं। बिल्कुल सही पकड़ा। ऊर्जा काम करने की क्षमता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसकी यूनिट भी जूल ही है, काम की तरह। फिजिक्स में हम मैकेनिक्स में दो तरह की ऊर्जा की बात करते हैं। पहली है गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जो चल रही है, हिल रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसका फॉर्मूला है Ke = ½ mv²। यहाँ m मास यानी द्रव्यमान है और v वेलोसिटी है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी कार की स्पीड 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं, यानी 2 गुनी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना? हाँ, और उसे रोकने के लिए ब्रेक्स को 4 गुना ज्यादा नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए तेज रफ्तार से होने वाले हादसे इतने खतरनाक होते हैं। एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। समझ गया। और इसका मोमेंटम से भी एक कनेक्शन है ना? हाँ, एक बहुत जरूरी कनेक्शन है। मोमेंटम होता है P = mv, और काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के रूप में भी लिख सकते हैं। Ke = p² / 2m। ओके। इसका मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग मास की चीजों का मोमेंटम बराबर है, मान लीजिए एक ट्रक और एक कार, तो जिसका मास कम होगा, यानी कार, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो हुई गति की ऊर्जा। लेकिन जब हमने गेंद को ऊपर फेंका था तो सबसे ऊपरी पॉइंट पर वो एक पल के लिए रुक जाती है। वहां तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। तो एनर्जी गई कहाँ? क्या वो खत्म हो गई? यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ऊर्जा खत्म नहीं हुई, उसने अपना रूप बदल लिया। यहाँ आती है दूसरे तरह की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी चीज की पोजीशन या उसकी बनावट की वजह से होती है। जब आप गेंद को ऊपर ले जाते हैं, आप ग्रेविटी के खिलाफ काम करते हैं। ये काम उस गेंद में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। इसका फॉर्मूला है Pe = mgh। जितनी ज्यादा ऊंचाई, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक खींचे हुए रबर बैंड में होती है, उसमें भी स्टोर्ड एनर्जी होती है। बिल्कुल, कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये एक लगातार लेन देन है। पोटेंशियल एनर्जी का बैंक बैलेंस कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का कैश इन हैंड बढ़ रहा है, लेकिन टोटल पैसा हमेशा उतना ही रहता है। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। और इससे हमें हमारे कूली वाले सवाल का भी जवाब मिलता है। कूली जब सूटकेस उठाकर खड़ा है, वो 0 मैकेनिकल वर्क कर रहा है, लेकिन उसके शरीर के अंदर लाखों करोड़ों मसल सेल्स सिकुड़ और फैल रहे हैं। अच्छा। वो केमिकल एनर्जी को हीट में बदल रहे हैं। उसकी एनर्जी वहां खर्च हो रही है, सूटकेस पर नहीं। समझ गया। वो बायोलॉजिकल वर्क है, मैकेनिकल नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो हमने वर्क को समझा जो एनर्जी का ट्रांसफर है, और एनर्जी को समझा जो काम करने की क्षमता है। लेकिन एक बात अभी भी रह गई। एक काम को एक मशीन 10 सेकंड में कर सकती है और दूसरी मशीन उसी काम को 1 घंटे में। दोनों ने काम तो बराबर किया, लेकिन उनमें फर्क है। और मुझे लगता है यहीं पर शक्ति यानी पावर की एंट्री होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पावर का सारा लेना देना काम करने की रफ्तार से है, यानी आप कितनी तेजी से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। P = work upon time।
काम बटा समय। हाँ, और इसकी SI यूनिट है वॉट, वॉट के सम्मान में। 1 वॉट का मतलब है 1 जूल प्रति सेकंड। इसे समझाने के लिए कोई अच्छी सी मिसाल है? सोच लीजिए आपको एक बड़ा सा पानी का टैंक खाली करना है। टैंक में जितना पानी है वो वर्क है जो आपको करना है। ठीक है। अब आप उसे एक बाग के पाइप से खाली कर सकते हैं या फिर एक फायर ब्रिगेड के मोटे पाइप से। दोनों ही टैंक को खाली कर देंगे, मतलब वर्क बराबर होगा। लेकिन जो फायर ब्रिगेड वाला पाइप है, वो हाई पावर वाला है? हाँ, वो हाई पावर है, वो उसे बहुत जल्दी कर देगा। और जो पतला पाइप है वो लो पावर है, उसे बहुत टाइम लगेगा। पावर उस पाइप की चौड़ाई की तरह है। ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो जब हम गाड़ियों की बात करते हैं और कहते हैं कि उसमें 100 हॉर्स पावर है या 300 हॉर्स पावर है, तो उसका क्या मतलब है? वैसे हॉर्स पावर और वॉट का क्या कनेक्शन है? हॉर्स पावर एक पुरानी यूनिट है, लेकिन आज भी काफी इस्तेमाल होती है। 1 हॉर्स पावर में लगभग 746 वॉट होते हैं। 746? हाँ, 746। तो जब आप कहते हैं कि एक कार 300 हॉर्स पावर की है, तो आप ये बता रहे हैं कि उसका इंजन कितनी तेजी से काम कर सकता है। एक 300 हॉर्स पावर की कार 150 हॉर्स पावर की कार से कई ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है, क्योंकि वो एनर्जी को फ्यूल से पहियों तक ज्यादा तेजी से ट्रांसफर कर सकती है। ओके, अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। वर्क, एनर्जी, पावर। और अब हम अपनी उस पहली वाली पहेली पर वापस आ सकते हैं। बिजली का बिल। बिल पर लिखा है पावर कंजम्पशन, लेकिन यूनिट है किलोवाट आवर। तो हम आखिर किस चीज के पैसे दे रहे हैं? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बिजली कंपनियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने एनर्जी कितनी तेजी से इस्तेमाल की, यानी पावर। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कुल कितनी एनर्जी इस्तेमाल की। वो जो यूनिट है किलोवाट आवर, वो पावर की नहीं, एनर्जी की यूनिट है। 1 मिनट, कैसे? इसमें तो किलोवाट है जो पावर की यूनिट है। देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर था वर्क या एनर्जी बटा टाइम। हाँ, P = एनर्जी अपॉन टाइम। तो इससे एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? एनर्जी बराबर पावर गुणा टाइम। ओह, अब समझ आया। किलोवाट को गुणा किया घंटा से, तो ये तो एनर्जी बन गया। एग्जैक्टली। 1 किलोवाट का मतलब है जब 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट का कोई उपकरण, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर, 1 घंटे तक चलता है, तो वो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट एनर्जी की खपत करता है। अगर आप 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे तक चलाएंगे, तब भी आप 1 किलोवाट एनर्जी ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। बिल्कुल एनर्जी की खपत का है। अगर आप किलोवाट को जूल में बदलें, तो 1 किलोवाट होता है 3.6 मिलियन जूल। तो आपका बिल उन लाखों जूल का है जो आपने 1 महीने में खर्च किए। तो पहली सुलझ गई। हम पावर कंपनी को एनर्जी के पैसे देते हैं और उसकी यूनिट किलोवाट आवर है। तो हमने देखा कि कैसे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्क एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एनर्जी काम करने की काबिलियत देती है, और पावर बताता है कि ये काम या एनर्जी का ट्रांसफर कितनी तेजी से हो रहा है। ये एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम उस अदृश्य बल से शुरू करेंगे जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। फिर हम अपनी ही धरती पर आएंगे और देखेंगे कि पहाड़ों पर किसी का वजन कम क्यों हो जाता है। और आखिर में पानी के एक ग्लास में गोता लगाकर उस सदियों पुराने रहस्य को सुलझाएंगे कि लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है, पर लोहे का बना एक विशाल जहाज कैसे तैरता रहता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन जाने पहचाने सिद्धांतों को एक नए नजरिए से दिखाते हैं। आज का मकसद सिर्फ भौतिकी के नियम रटना नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए कनेक्शन को महसूस करना है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। ये वो नियम है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों से लेकर हमारे किचन सिंक में तैरते एक सेब तक हर चीज पर लागू होते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। न्यूटन के समय से ही हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। ये सोचना ही कितना अजीब है ना, कि इस वक्त ये माइक मुझे खींच रहा है और मैं इस माइक को खींच रहा हूं। ये 100% सच है, और इसी अदृश्य खिंचाव को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। देखिए, न्यूटन की सबसे बड़ी कामयाबी इसे महसूस करना नहीं, बल्कि इसे गणित की भाषा में समझाना था। उन्होंने बताया कि ये खिंचाव 2 चीजों के बीच एक कह सकते हैं एक जंग जैसा है, द्रव्यमान यानी मास और दूरी। अच्छा, तो जितना ज्यादा मास उतना ही मजबूत खिंचाव। हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक चुंबक की तरह सोच सकते हैं।
बड़ा चुंबक, ज्यादा खिंचाव। और दूरी इस खेल को कैसे बदलती है? दूरी इस खिंचाव की सबसे बड़ी दुश्मन है, और ये कोई मामूली दुश्मनी नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर आप दो चीजों के बीच की दूरी को दुगना कर दें तो उनके बीच का खिंचाव आधा नहीं बल्कि सीधा 1/4 रह जाता है। बिल्कुल 1/4। दूरी को 3 गुना करने पर खिंचाव 9 गुना कम हो जाता है। भौतिकी की भाषा में इसी खूबसूरत रिश्ते को एक फॉर्मूले में लिखा गया है, F = G m1m2/r²। ठीक है, तो अगर G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो हर जगह एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि मेरे और मेरे लैपटॉप के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल तकनीकी रूप से शून्य नहीं है। नहीं, शून्य नहीं है, बस इतना कम है कि महसूस ही नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं इस बात का जवाब छिपा है कि हमें गुरुत्वाकर्षण सिर्फ ग्रहों या तारों जैसी विशाल चीजों के साथ ही क्यों महसूस होता है। वो बल हमेशा मौजूद है, लेकिन इतना कमजोर है कि जब तक आपके पास चांद या सूरज जितना द्रव्यमान न हो, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई असर नहीं दिखता। जी का मान जो हेनरी कैवेंडिश ने बड़ी मेहनत से मापा था, वो मानो ब्रह्मांड की एक फाइनल सेटिंग है। हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात बताई गई है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन और गुरुत्व यानी ग्रेविटी में फर्क। हम तो इन्हें एक ही चीज समझते हैं। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म फर्क है, पर है बहुत काम का। जब वैज्ञानिक ग्रेविटेशन कहते हैं तो वो एक सार्वभौमिक सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच का खिंचाव, जैसे धरती और सूरज के बीच। लेकिन ग्रेविटी शब्द ज्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी एक विशाल पिंड, जैसे हमारी पृथ्वी, के खिंचाव की बात करते हैं, जो वो अपने पास की चीजों पर डालती है। अच्छा, जैसे सेब का पेड़ से गिरना पृथ्वी के गुरुत्व का नतीजा है। बिल्कुल। समझ गया। तो ये ब्रह्मांडीय बल जब धरती पर काम करता है तो बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। यहीं पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात आती है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि इसका मान 9.8 मीटर्स पर सेकेंड होता है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि एक तरह का झूठ है, या कहें कि एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। औसत मान कहना ज्यादा सही होगा। हकीकत यह है कि जी का मान पूरी पृथ्वी पर एक जैसा है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी पृथ्वी का आकार। ये एकदम गोल नहीं है। गोल नहीं है? नहीं, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर, मतलब इक्वेटर पर, थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई है। आप इसे एक हल्के से दबे हुए संतरे की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ध्रुवों पर खड़ा है तो वो पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि वहां पृथ्वी चपटी है। हाँ। और केंद्र के करीब होने का मतलब है ज्यादा मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, यानी जी का मान ज्यादा होगा। एकदम सही। और इसके उलट अगर कोई भूमध्य रेखा पर है तो वो केंद्र से ज्यादा दूर होगा और वहां जी का मान थोड़ा कम होगा। यानी आपका वजन भी ध्रुवों पर थोड़ा ज्यादा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम होगा। फर्क बहुत मामूली होगा, लेकिन होगा जरूर। हाँ, होगा जरूर। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत बताते हैं कि ऊंचाई और गहराई में जाने पर भी जी बदलता है। बिल्कुल। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो आप पृथ्वी के केंद्र से और दूर हो जाते हैं, इसलिए जी घट जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मजेदार बात तब होती है जब आप किसी गहरी खदान में नीचे उतरते हैं। तब तो बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि हम केंद्र के करीब जा रहे हैं। सबको यही लगता है, लेकिन होता इसका उल्टा है। जी वहां भी घटता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप खदान में नीचे होते हैं तो पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान आपके ऊपर भी तो होता है, और वो ऊपर वाला हिस्सा आपको ऊपर की ओर खींचता है, जो नीचे वाले हिस्से के खिंचाव को कुछ हद तक रद्द कर देता है। और अगर आप किसी तरह पृथ्वी के ठीक केंद्र तक पहुंच जाएं तो आपके चारों ओर बराबर द्रव्यमान होगा, जो आपको हर दिशा में बराबर खींचेगा, और नतीजा शून्य। केंद्र में जी का मान 0 हो जाता है और आप भारहीन महसूस करेंगे। ये तो मेरे वजन के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल लेता है। इसका मतलब मेरा वजन कोई स्थायी चीज नहीं है। ये मेरे और पृथ्वी के बीच के रिश्ते पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। यहीं से द्रव्यमान और भार का अंतर साफ हो जाता है। हाँ, और ये सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। आपका द्रव्यमान यानी मास आपके अंदर मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा है। वो कभी नहीं बदलता। चाहे आप पृथ्वी पर हों या बृहस्पति पर, आपका मास उतना ही रहेगा। लेकिन आपका भार यानी वेट बस इस बात का माप है कि कोई ग्रह आपको कितनी जोर से खींच रहा है। इसका फॉर्मूला है
W इज इक्वल टू M इंटू जी। और चूंकि जी बदलता है तो भार भी बदलता रहता है। बिल्कुल। चांद पर आपका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन वहां का जी पृथ्वी का लगभग छठा हिस्सा है, तो आपका वजन भी बस छठा हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का ये निरंतर खिंचाव हमेशा नीचे की ओर काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है जब इस खिंचाव का सामना किसी सतह से होता है? जैसे मेरे हाथ इस मेज पर जो दबाव डाल रहे हैं, या पूरा वायुमंडल जो हम सब पर दबाव डाल रहा है, यहां से हम दबाव की दुनिया में प्रवेश करते हैं ना। बेहतरीन कनेक्शन। दबाव असल में इसी बल का नतीजा है, लेकिन एक केंद्रित रूप में। कील का उदाहरण इसे सबसे अच्छे से समझाता है। सोचिए, आप एक ही हथौड़े से एक कील के नुकीले सिरे और उसके चौड़े सिरे दोनों पर बराबर बल से मारते हैं। नुकीला सिरा दीवार में घुस जाएगा। हाँ, लेकिन चौड़ा सिरा नहीं। क्यों? क्योंकि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम है। दबाव का मतलब ही है कितने क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। P इज इक्वल्स टू FA। कम क्षेत्रफल का मतलब है उसी बल से कहीं ज्यादा दबाव। ये तो ठोस चीजों के लिए तो समझ आता है, लेकिन तरल पदार्थ जैसे पानी या हवा, ये तो हर दिशा में फैलते हैं। स्रोत बताते हैं कि इनके दबाव का खेल ही अलग है। और यहीं पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जैसी हैरान करने वाली चीजें सामने आती हैं। इसने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। हाँ, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर आपके पास एक बहुत पतली लंबी ट्यूब है और एक बहुत बड़ा चौड़ा स्विमिंग पूल है, और आप दोनों को ठीक 1 फुट की ऊंचाई तक पानी से भर दें, तो दोनों के तल पर दबाव बिल्कुल एक जैसा होगा। ये कैसे मुमकिन है? ये तो हमारी सहज बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ है। पूल में तो हजारों लीटर पानी है और ट्यूब में मुश्किल से 1 लीटर। और इसीलिए इसे पैराडॉक्स यानी विरोधाभास कहते हैं। लेकिन भौतिकी बहुत तार्किक है। बर्तन के तल को इस बात से कोई मतलब नहीं कि बर्तन कितना चौड़ा है, उसे सिर्फ अपने ठीक ऊपर मौजूद पानी के स्तंभ के वजन का एहसास होता है। अच्छा, पूल का जो अतिरिक्त पानी है उसका वजन पूल की दीवारें और तिरछा तल संभाल लेते हैं, सीधा नीचे वाला तल नहीं। ये प्रकृति के उन सुंदर नियमों में से एक है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग काम करता है। और इसी तरल दबाव का सबसे बड़ा उदाहरण तो वायुमंडलीय दाब है, जो हर पल हम पर पड़ रहा है। हवा के इतने बड़े समुद्र के नीचे हम रह रहे हैं, तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी दबाव है। हमारे खून का, हमारी कोशिकाओं का अपना दबाव है, जो बाहर के इस वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है। लेकिन इसका असर तब दिखता है जब ये संतुलन बिगड़ता है। जैसे जब आप किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं तो बाहर की हवा पतली हो जाती है, दबाव कम हो जाता है। हाँ, और तब शरीर के अंदर का ज्यादा दबाव बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से पहाड़ों पर खाना पकाना भी मुश्किल होता है। कम बाहरी दबाव की वजह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है, और कम गर्म पानी में दाल या चावल को गलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये सब उसी अदृश्य वायुमंडलीय दाब का खेल है। कमाल है। तो तरल पदार्थों में दबाव का यही सिद्धांत हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर लाता है। वो सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी। लोहे की कील डूब जाती है, पर लोहे का जहाज तैरता है। स्रोत कहते हैं कि इसका जवाब एक ऊपर की ओर लगने वाले बल में छिपा है। हाँ, इसे उत्प्लावक बल यानी बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये असल में पानी का जवाबी हमला है। जब आप किसी चीज को पानी में डुबोते हैं, तो आप पानी को उसकी जगह से हटाते हैं, लेकिन पानी भी उस चीज पर हर तरफ से दबाव डालता है। चूंकि किसी भी वस्तु के निचले हिस्से पर पानी का दबाव उसके ऊपरी हिस्से से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा गहरा है। सही। तो कुल मिलाकर एक ऊपर की ओर धक्का लगता है। यही उत्प्लावक बल है। तो यहीं पर आर्किमिडीज की कहानी आती है, जो नहाते नहाते यूरेका चिल्लाते हुए भागे थे। उन्होंने यही पता लगाया था कि यह ऊपर की ओर लगने वाला बल आखिर होता कितना है। हाँ, और उनका सिद्धांत जितना सरल है उतना ही क्रांतिकारी भी। उन्होंने पाया कि किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल ठीक उतने वजन के बराबर होता है जितना पानी उस वस्तु ने अपनी जगह से हटाया है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो अब इसे कील और जहाज पर लागू करते हैं। कील जब पानी में जाती है तो अपने छोटे आकार की वजह से बहुत थोड़ा सा पानी हटाती है। उस हटाए गए पानी का वजन कील के अपने वजन से बहुत कम होता है। नतीजा, कील का वजन जीत जाता है और वो डूब जाती है। बिल्कुल। लेकिन जहाज
जहाज भले ही लोहे का बना हो, उसका डिजाइन खोखला और बहुत विशाल होता है। तो अपने इस विशाल खोखले आकार की वजह से वो बहुत बड़ी मात्रा में पानी हटाता है। हटाए गए पानी का वजन जहाज के अपने कुल वजन के बराबर हो जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पानी ऊपर की ओर एक जबरदस्त उत्प्लावक बल लगाता है जो जहाज के वजन को पूरी तरह से संतुलित कर देता है। और जहां शान से तैरने लगता है तो रहस्य लोहे में नहीं, जहाज के डिजाइन में है। हाँ, डिजाइन में, जो उसे एक विशाल पानी हटाने वाली मशीन बना देता है। तो आज का हमारा ये सफर जो आकाशगंगाओं को बांधने वाले गुरुत्वाकर्षण से शुरू हुआ था, वो हमारे वजन के घटने बढ़ने के रहस्य से गुजरता हुआ एक जहाज को तैराने वाले सिद्धांत पर आकर खत्म हुआ। हमने देखा कि कैसे भौतिकी के ये नियम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। और सबसे आकर्षक बात यही है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान दबाव के फॉर्मूले P = h rho g में भी है, और उत्प्लावक बल के फॉर्मूले F buoyancy = v rho g में भी। ये दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल ही आखिरकार ये तय कर रहा है कि पानी कितना दबाव डालेगा और कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। ये सब एक ही भव्य डिजाइन का हिस्सा है। तो आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, मतलब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हाँ, और हमारे पास भौतिकी की एक किताब की कुछ अंश हैं जो समझाते हैं कि ऊर्जा चलती कैसे है, चीजें गर्म और ठंडी क्यों होती हैं, और इंजन कैसे काम करते हैं। देखिए, ये विषय सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम तो हर रोज इससे रूबरू होते हैं। हाँ। कभी सोचा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस की एक चिंगारी त्वचा को क्यों नहीं जला पाती, जबकि 100 डिग्री का उबलता पानी जला देता है। हाँ, या फिर सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती कैसे है, खरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के खालीपन को पार करके। आज इन्हीं सब के पीछे का विज्ञान समझेंगे। बिल्कुल। और हम इन रोजमर्रा की घटनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर उन मूलभूत नियमों को भी छुएंगे जो सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। हाँ, कि ऊर्जा का ये पूरा खेल असल में खेला कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम उलझन से शुरू करते हैं, ऊष्मा और तापमान। ज्यादातर लोगों को लगता है ये एक ही चीजें हैं, पर है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। स्रोत कहते हैं कि ऊष्मा यानी हीट ऊर्जा का एक रूप है, अणुओं की कुल ऊर्जा, जबकि तापमान वो सिर्फ अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। हाँ, थोड़ा है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक उदाहरण बताइए। एक बाल्टी और पानी का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि ऊष्मा जो है वो बाल्टी में भरा हुआ कुल पानी है। ठीक है, मतलब ऊर्जा की कुल मात्रा। एकदम सही। और तापमान है उस पानी का स्तर, उसका लेवल। अच्छा। अब सोचिए, आपके पास एक पतली सी टेस्ट ट्यूब है और एक बड़ी बाल्टी। हो सकता है टेस्ट ट्यूब में पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो। हाँ, ऊंचा हो सकता है, लेकिन उसमें कुल पानी मतलब कुल ऊष्मा बहुत कम होगी। तो यहीं पर वो चिंगारी वाली बात फिट होती है। बिल्कुल। चिंगारी उस टेस्ट ट्यूब की तरह है। उसका तापमान यानी पानी का स्तर बहुत ज्यादा है, शायद 1000 डिग्री सेल्सियस। उससे भी ज्यादा हो सकता है। पर क्योंकि उसमें पदार्थ के अणु बहुत कम है, तो उसकी कुल ऊष्मा यानी कुल पानी एकदम न के बराबर है, तो वो हमारी त्वचा को जला ही नहीं पाती। एकदम सही। और उबलता हुआ पानी उस बड़ी बाल्टी की तरह है। उसका तापमान, पानी का स्तर सिर्फ 100 डिग्री है, जो चिंगारी से बहुत कम है। हाँ, लेकिन उसमें अरबों खरबों अणु हैं, इसलिए उसकी कुल ऊष्मा मतलब बाल्टी का पानी बहुत ज्यादा है। और जब वो त्वचा पर गिरता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा ट्रांसफर करता है और जला देता है। तो तापमान बस ये बताता है कि ऊष्मा बहेगी किधर, हमेशा ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, यानी ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर, हमेशा। ठीक है, तो ऊष्मा बहती है, ये समझ आ गया। लेकिन ये सफर कैसे करती है, इसके रास्ते क्या हैं? स्रोत में 3 तरीकों का जिक्र है। पहला है चालन, कंडक्शन। हाँ, कंडक्शन। ये ठोस चीजों में होता है ना? हाँ, मुख्य रूप से ठोस में। इसमें पदार्थ के अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते। अच्छा। वो बस अपनी जगह पर तेजी से कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और अपनी ऊर्जा पड़ोस वाले अणु को दे देते हैं, फिर वो अगले को, और ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब जैसे गरम चाय के कप में चम्मच छोड़ दो तो थोड़ी देर में उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। जबकि हैंडल तो चाय में डूबा भी नहीं था। वही चालन है। वही चालन है। और इसी वजह से धातुओं को अच्छा चालक, कंडक्टर कहते हैं। और लकड़ी या प्लास्टिक को कुचालक।
इंसुलेटर कहते हैं। बिल्कुल, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊर्जा को बहुत तेजी से आगे ले जाते हैं। लकड़ी में ऐसा नहीं होता, तो वो ऊष्मा के प्रवाह को रोकती है। इसीलिए सर्दियों में ऊनी कपड़े काम करते हैं। वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं। क्योंकि ऊन और उसके रेशों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की बहुत खराब चालक होती है। ठीक है, ये तो हुआ चालन। लेकिन जब हम पानी उबालते हैं तो पूरा का पूरा पानी एक साथ गर्म होने लगता है। वहां अणु सिर्फ कंपन तो नहीं कर रहे होते, वो तो घूम रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं दूसरा तरीका आता है, संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन? ये तरल और गैस में होता है, जहां अणु घूमने फिरने के लिए आजाद हैं। इसमें अणु खुद ऊर्जा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मतलब वो खुद चलकर जाते हैं। हाँ, जब आप पतीले में पानी गर्म करते हैं तो नीचे का पानी पहले गर्म होता है। गर्म होने पर वो फैलता है, हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। और ऊपर का ठंडा पानी उसकी जगह लेने नीचे आ जाता है। बिल्कुल, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठता है। ये चक्कर लगातार चलता रहता है। इसी को संवहन धारा या कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसके तो बहुत सारे उदाहरण होंगे हमारे आसपास। बहुत हैं। जैसे वो समुद्र से जमीन की ओर बहने वाली ठंडी हवा, सी ब्रीज। दिन में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो जमीन के ऊपर की हवा ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी भारी हवा उसकी जगह लेने दौड़ पड़ती है। और इसीलिए घरों में वेंटिलेटर्स छत के पास होते हैं और एयर कंडीशनर्स भी ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि ठंडी भारी हवा नीचे बैठे और कमरे को ठंडा करे, जबकि हीटर जमीन पर रखे जाते हैं ताकि गर्म हल्की हवा ऊपर उठे। सब संवहन का ही कमाल है। चालन हो गया, संवहन हो गया। अब आता है तीसरा तरीका, विकिरण यानी रेडिएशन। और स्रोत के मुताबिक यही वो वजह है जिससे सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती है। हाँ लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच तो विशाल खाली अंतरिक्ष है, जी, कोई माध्यम ही नहीं है। तो ये कैसे काम करता है? ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। विकिरण को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, न ठोस, न तरल, न गैस, कुछ भी नहीं। ये ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है, ठीक प्रकाश की गति से। अच्छा। जब हम सर्दियों में आग के पास बैठते हैं ना, तो जो गर्मी हमारे चेहरे पर लगती है वो हवा के गर्म होने से उतनी नहीं आती जितनी सीधे आग से आने वाली इन अदृश्य तरंगों से आती है। मतलब ऊष्मा को चलने के लिए किसी सड़क की जरूरत ही नहीं है, वो तो हवा में तैरकर भी आ सकती है। बिल्कुल, और ये एक तरफा रास्ता नहीं है। विकिरण से ऊष्मा आती भी है और जाती भी है। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगातार ऊर्जा लेती है, हाँ। लेकिन साथ ही वो खुद भी अंतरिक्ष में विकिरण के जरिए ऊष्मा छोड़ती रहती है। अगर वो ऐसा ना करे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जाएगा और हम सब उबल जाएंगे। सही कहा। तो जीवन के संतुलन के लिए विकिरण का जाना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका आना। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब एक और चीज पर आते हैं। हर पदार्थ एक जैसा गर्म नहीं होता। पानी को गर्म होने में समय लगता है। हाँ, काफी समय लगता है। लेकिन तेल या रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे का हीरो है विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, ये किसी पदार्थ के 1 किलो का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा की मात्रा है। अच्छा, तो जिस पदार्थ की ये धारिता ज्यादा होगी उसे ज्यादा गर्मी चाहिए होगी। बिल्कुल, उसे अपना तापमान बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा सोखनी पड़ती है। और स्रोत के हिसाब से पानी इस मामले में सुपरस्टार है। पानी तो चैंपियन है। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत ज्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है कि वो देर से गर्म होता है और ठंडा भी देर से होता है। अपने अंदर बहुत सारी ऊष्मा जमा कर सकता है। हाँ, बिना अपना तापमान ज्यादा बढ़ाए। इसीलिए तो गाड़ियों के रेडिएटर में पानी को कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो इंजन की बहुत सारी गर्मी सोख लेता है। और चोट लगने पर सिकाई वाली थैलियों में भी गर्म पानी भरा जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक गर्म रहता है। बिल्कुल, और इसका असर तो हमारे ग्रह के मौसम पर भी पड़ता है। समंदर के किनारे बसे शहरों का मौसम ज्यादा संतुलित रहता है। हाँ, मुंबई में दिल्ली जैसी कड़ाके की ठंड या जानलेवा गर्मी नहीं होती। और इसका सारा श्रेय समंदर की इसी विशाल ऊष्मा सोखने की क्षमता को जाता है। समंदर एक विशालकाय थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। अब एक और चीज है जो मुझे बहुत अजीब लगती है, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में एक उदाहरण है कि जब बर्फ पिघलती है तो थर्मोमीटर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है जब तक कि सारी बर्फ पिघल ना जाए। 1 मिनट, ये बात मेरी समझ से बाहर है।
हम उसे लगातार गर्मी दे रहे हैं लेकिन तापमान नहीं बदल रहा। ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ लगता है। क्या ऊर्जा बस गायब हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ऊर्जा गायब नहीं हो रही, वो बस रूप बदल रही है। रूप बदल रही है? देखिए, वो गर्मी तापमान बढ़ाने के बजाय अवस्था बदलने में खर्च हो रही है। ठोस बर्फ में पानी के अणु एक मजबूत क्रिस्टल में जकड़े होते हैं। ठीक है। ये दी गई गर्मी उन अणुओं के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च हो रही है ताकि वे तरल बन सकें। क्योंकि ये ऊष्मा तापमान को नहीं बढ़ाती बल्कि अवस्था बदलने के काम में छिप जाती है, इसीलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, तो ये छिपी हुई ऊर्जा है और ये सिर्फ बर्फ के पिघलने में ही नहीं होता होगा? नहीं, ये हर अवस्था परिवर्तन में होता है। ये दो मुख्य तरह की होती है। पहली है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो ठोस को तरल में बदलती है। हाँ, और दूसरी जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है वो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो तरल को गैस में बदलती है, पानी का भाप बनना। और पानी को भाप में बदलने के लिए बहुत ज्यादा गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है। तो क्या इसी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री की भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है? मैंने ये हमेशा सुना है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। 100 डिग्री की भाप में 100 डिग्री के पानी के बराबर ऊष्मा तो है ही, साथ में वो भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा भी छिपी है। हाँ, जो उसे पानी से भाप बनाने के लिए दी गई थी। जब वो भाप आपकी त्वचा से टकराकर वापस पानी बनती है तो वो सारी छिपी हुई ऊर्जा को एक साथ आपकी त्वचा पर छोड़ देती है। और इसीलिए भाप से जलना कहीं ज्यादा गंभीर होता है। बहुत ज्यादा। एक गुप्त ऊष्मा का फंडा तो कमाल है। ये सब किसी बड़े सार्वभौमिक नियमों का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। मुझे लगता है अब हम ऊष्मा गतिकी के नियमों पर आ रहे हैं। हाँ, अब हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आ गए हैं और सबसे पहले आता है शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ। जीरोथ, ये नाम थोड़ा अजीब है, पहला क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि पहला और दूसरा नियम पहले बन गए थे। बाद में वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि एक और भी मूलभूत नियम है जिसे परिभाषित करना जरूरी है, तो उसे शून्यवा नाम दे दिया गया। दिलचस्प। तो ये नियम कहता क्या है? ये तापमान की अवधारणा को ही स्थापित करता है। ये कहता है कि अगर वस्तु ए वस्तु बी के साथ तापीय संतुलन में है, मतलब उनके बीच गर्मी का लेन देन नहीं हो रहा? हाँ, और बी वस्तु सी के साथ संतुलन में है, तो ए और सी भी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होंगे। मतलब उन सब का तापमान एक सी होगा? बिल्कुल। इसी सरल से नियम के आधार पर हमारा थर्मोमीटर काम करता है। ठीक है, ये तो आसान था। अब आते हैं प्रथम नियम पर, फर्स्ट लॉ। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना? हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। कि ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है, बस अपना रूप बदलती है। बिल्कुल। ऊष्मागतिकी में इसका मतलब है कि अगर हम किसी सिस्टम को, मान लीजिए एक इंजन को, ऊष्मा देते हैं तो वो ऊर्जा दो ही कामों में खर्च हो सकती है। या तो वो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी, उसे गर्म करेगी, या फिर उस सिस्टम से कुछ काम होगा जैसे पिस्टन को हिलाना, ऊर्जा कहीं गुम नहीं होगी। सही है, यहां तक तो सब ठीक लगता है। हाँ। लेकिन दूसरा नियम, सेकंड लॉ, हमेशा सबसे ज्यादा रहस्यमयी और गहरा माना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला नियम ये तो बताता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, पर यह नहीं बताता कि ऊर्जा किस दिशा में बहेगी। वो हमें ये नहीं बताता कि चाय का गर्म कप ठंडा क्यों होता है और ठंडा कप अपने आप गर्म क्यों नहीं हो जाता, जबकि दोनों में ऊर्जा तो संरक्षित ही रहेगी। हाँ। दूसरा नियम ऊर्जा के प्रवाह की दिशा तय करता है। वो हमें समय का तीर, एरो ऑफ टाइम दिखाता है। समय का तीर, ये तो बहुत गहरा हो गया। इसके क्या मतलब है? इसके दो मुख्य कथन हैं। पहला कहता है कि ऊष्मा अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। ऐसा करने के लिए बाहर से काम करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारा रेफ्रिजरेटर यही तो करता है। वो अंदर से गर्मी निकालकर बाहर फेंकता है, लेकिन इसके लिए उसे बिजली से ऊर्जा की जरूरत होती है। और दूसरा कथन इंजनों से जुड़ा है। वो कहता है कि ऐसा कोई इंजन बनाना असंभव है जो ली गई ऊष्मा को 100% काम में बदल दे। कुछ ना कुछ ऊर्जा हमेशा बर्बाद होगी। हाँ, और ये एक स्थायी और मूलभूत सीमा है। मतलब हम कभी भी एक परफेक्ट 100% कुशल इंजन नहीं बना पाएंगे। कभी नहीं। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, कुछ ऊष्मा हमेशा वातावरण में बेकार चली ही जाएगी। इसी नियम से एंट्रोपी का विचार जुड़ा है। एंट्रोपी, ये शब्द मैंने बहुत सुना है और इसका मतलब हमेशा अव्यवस्था या डिसऑर्डर बताया जाता है, लेकिन ये काफी नहीं लगता। अव्यवस्था एक बहुत ही अधूरा अनुवाद है। इसका गहरा मतलब है कि ऊर्जा फैलना चाहती है, एक जगह जमा नहीं रहना चाहती। अच्छा। एक गर्म कप चाय अपनी गर्मी कमरे में फैला देती है। वो गर्मी वापस सिमट के कप में नहीं आती,
यही एंट्रोपी है, ऊर्जा का ये एक तरफा फैलाव। और दूसरा नियम कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। हमेशा? हमेशा। चीजें स्वाभाविक रूप से व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर, संकेंद्रण से फैलाव की ओर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे एक जैसी उबाऊ जगह बनता जा रहा है, जहां सारी ऊर्जा समान रूप से फैल चुकी होगी, जिसे हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से हाँ। अगर ब्रह्मांड ऐसे ही फैलता रहा तो अरबों खरबों साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब हर जगह का तापमान एक समान हो जाएगा। कोई गर्म तारे नहीं होंगे, कोई ठंडी जगह नहीं होगी। ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा और कोई काम नहीं हो पाएगा। ब्रह्मांड एक शांत, मृत जगह बन जाएगा। यही एंट्रोपी का अंतिम परिणाम है। वाओ! तो एक चिंगारी से शुरू हुई हमारी बातचीत ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच गई। हाँ, पहुंच गई। हमारा मकसद है ये समझना कि एक साधारण सी कंपन कैसे हमारे कानों के लिए संगीत या किसी की आवाज बन जाती है। बिल्कुल, हम इस पूरी यात्रा को ही समझने वाले हैं। देखिए, ध्वनि सिर्फ सुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों यानी वेव्स के जरिए हम तक पहुंचता है। हम तरंगों की बनावट से शुरू करेंगे, ये कैसे चलती हैं, और आखिर में हमारा कान इस जादू को कैसे समझता है, हर चीज पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस यात्रा का पहला पड़ाव है तरंगे। ध्वनि को समझने से पहले तरंगों को समझना होगा, है ना? स्रोत कहता है कि तरंग एक तरह की गड़बड़ी या हलचल है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पर माध्यम के कणों को अपनी जगह से हटाए बिना। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, आप एक शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं। पानी में लहरें बनती हैं जो किनारे तक जाती हैं। ये लहरें ऊर्जा को ले जा रही हैं, लेकिन पानी खुद बहकर किनारे तक नहीं जा रहा। हाँ, सही है। पानी के कण बस अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये एक तरह की तरंग है जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग मतलब ट्रांसवर्स वेव। हाँ, इसमें कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं जबकि लहर आगे बढ़ती है। प्रकाश भी ऐसी चलता है। अच्छा, तो पानी की लहरों की तरह। पर आवाज तो ऐसी महसूस नहीं होती, वो तो एक सीधे धक्के जैसी लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ध्वनि तरंगे अलग तरह से काम करती हैं। उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। इसकी कल्पना करने का सबसे अच्छा तरीका है एक लंबी स्प्रिंग या स्लिंकी। अगर आप उसके एक सिरे को धक्का दें, हाँ, मैंने देखा है। तो आप देखेंगे कि दबाव की लहर आगे बढ़ती है, जिसमें स्प्रिंग के छल्ले आगे पीछे होते हैं, न कि ऊपर नीचे। समझ गई। जैसे बस की लाइन में खड़े लोग, पीछे वाला धक्का दे तो धक्का आगे तक पहुंच जाता है, पर लोग अपनी ही जगह पे रहते हैं। एकदम सही उदाहरण। ध्वनि तरंगे हवा में बिल्कुल ऐसे ही चलती हैं, और यही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। ठीक है, तो ध्वनि एक धक्का है जो हवा से गुजरता है, लेकिन स्रोत में इसे एक यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव कहा गया है। ये सुनने में किसी मशीन जैसा लगता है, इसका क्या मतलब है? एक तरह से हाँ, वो पुर्जे हैं माध्यम के कण। यांत्रिक तरंग का मतलब है कि उसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत